क्लास में मैं आपको टैक्स प्लानिंग के का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें कंपनी के करों की गणना करना बताते हैं कि आज कैसे कंपनी की करों की गणना करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपनी अपनी आयों को कैसे रखती है और किस प्रकार से उसकी गणना करती है। जैसे कि हमने पहले फर्म के आयों की गणना देखा है और बाकी अन्य व्यक्तियों की आय की गणना देखी है, लेकिन कंपनी की गणना हमने अभी तक नहीं देखी है। तो सबसे पहले हम कंपनी की गणना करने के लिए कंपनी की आय के जो साधन है उसको जानते हैं। देखिए, जैसे वेतन से आय, अपन आय के 5 साधन जानते हैं। वेतन से आय है, मकान संपत्ति से आय है, व्यापार और पैसे से आय होती है, और फोर्थ शीर्षक होता है वो पूंजी लाभ होता है, और पांचवा जो शीर्षक होता है अन्य साधनों से आय होती है। तो कंपनी को वेतन से आय तो हो नहीं सकती क्योंकि कंपनी में बहुत सारे सदस्य रहते हैं। तो दूसरा आय उनका हो सकता है मकान संपत्ति से आय, और तीसरी आय होगी व्यापार। उनकी मुख्य जो आय होती है वो व्यापार से आय होती है। और चौथी आय जो होती है पूंजी लाभ। अगर किसी पूंजी संपत्ति को बेचने से जो लाभ होगा वो होगा पूंजी लाभ। और पांचवा जो होगा अन्य साधनों से आय, जैसे प्रतिभूतियों पर ब्याज हो सकता है, और किसी दूसरी विदेशी कंपनी के लाभांश हो सकता है, सहकारी समिति से लाभांश हो सकता है। इस प्रकार से उनकी अन्य साधनों से भी आय हो सकती है। और जो कंपनी जो होती है, आय की गणना करने के बाद कंपनी के पुस्तक लाभ, कंपनी ने जो अपना पुस्तक लाभ मेंटेन किया है, जो अपना लाभ हानि खाता बनाया है, उसी पर कंपनी को क्या करना पड़ता है, कर देना पड़ता है। लाभ हानि खाते में कुछ जो व्यय होते हैं वो स्वीकृत भी होते हैं, कुछ जो होते हैं वो अस्वीकृत व्यय भी होते हैं। तो जितने भी अस्वीकृत व्यय होते हैं, इन अस्वीकृत व्ययों को अपने को जो कंपनी ने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है, उसको अपने को वापस क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। और जो कोई ऐसी आय है जो व्यापार पैसे से आय शीर्षक के अंतर्गत नहीं आती है, तो उस आय को अगर कंपनी ने जोड़ दिया है तो उसको अपने को क्या करना रहेगा, माइनस करना रहेगा। इस तरीके से स्वीकृत आय और व्ययों को ध्यान में रखते हुए अपने को कंपनी के आय की जो है वो पहले क्या करनी है, उसका कैलकुलेशन करना है। इसके बाद जो कंपनी है उसको कर देना पड़ता है। जैसे बाकी सामान्य में क्या होता है, स्लैब होता है 2.5 लाख तक कर मुक्त, 2.5 से 5 लाख पर 5%, और 5 से 10 पर जो है 20% कर लगता है, और 20 उसके आगे की आय पर जो है 10 लाख से ऊपर पर 30% और 3% शिक्षा उपकर लगता है। बट कंपनी की कंडीशन में क्या होता है, उनको किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलती है, उनको सीधा 30% क्या देना पड़ता है, आयकर देना पड़ता है, प्लस 3% शिक्षा उपकर देना पड़ता है, और अधिभार भी देना पड़ता है। यदि उसकी जो कुल आय हो रही है 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो रही है तो उनको सरचार्ज भी देना पड़ता है। तो जो कंपनी है वो सीधा जो है अपनी आय पर 30% टैक्स देगी, प्लस दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर 20% देगी। और जो अन्य साधन में है, घुड़दौड़ है, ताश के खेल है, बाजी लगाने है से आय हो रही है, लॉटरी से आय हो रही है, तो उस पर भी कंपनी को 30% टैक्स जो है वो देना होगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कैसे हम उनकी आय की गणना करेंगे और कर की गणना। तो उसमें एक सवाल है, इस सवाल को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है, एक कंपनी है जिसकी गत वर्ष 2018-19 का विवरण अपने को दिया है। पहला दिया है सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज 20,000 रुपए, व्यापार की आय दी है 5 लाख रुपए, अल्पकालीन पूंजी लाभ है 15,000 रुपए, दीर्घकालीन पूंजी लाभ है 33,000 रुपए, भारतीय कंपनी का लाभांश है 10,000 और विदेशी कंपनी का लाभांश है 10,000। और फिर नीचे में दिया है धारा 115 जेबी के अंतर्गत पुस्तक लाभ जो है वो 9 लाख है। कंपनी के कुल आय की गणना और उसके शुद्ध कर दायित्व की गणना करनी है। तो इसमें बाकी सारी चीजों को आप समझ गए होंगे, सिर्फ मेरे को धारा 115 जेबी क्या होता है वो बताना है। तो धारा 115 जेबी के अंतर्गत किसी भी कंपनी को न्यूनतम वैकल्पिक कर जो है वो देना ही पड़ता है। और ये न्यूनतम वैकल्पिक क्या है, AMT। AMT मतलब होता है एग्रीगेट मार्जिनल टैक्स। इसका मतलब यह है कि किसी भी कंपनी को कम से कम अपने पुस्तक लाभ पर 18.5% कर तो देना ही होगा। इससे कम जो परसेंट है कंपनी जो है मतलब सरकार इनसे वसूल नहीं कर सकती। कम से कम 18.5
15% जो है टैक्स जो है वो गवर्नमेंट उनसे कंपनी से मांगती ही है। वैसे अभी मैंने आपको 30% टैक्स बताया है, लेकिन इसमें एक धारा 115 जे भी यही है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर चुकाना पड़ता ही है, जो कि होता है पुस्तक लाभ का 18.5%। ठीक, आपको ये जो धारा 115 जे भी है वो हर क्वेश्चन में मिलेगा, जिसके अंतर्गत पुस्तक लाभ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक, अब अपन इसकी कंपनी की कुल आय की गणना पहले करते हैं। कंपनी की कुल आय गणना करने से पहले मैंने पहले आपको बता ही दिया है कि वेतन से आय तो नहीं आएगा। दूसरा शीर्षक मकान संपत्ति से आय क्वेश्चन में दिया नहीं है। सीधा तीसरा शीर्षक अपने को दिया है व्यापार से आय। व्यापार से आय है 5 लाख रुपए। फिर देखिए कोई स्वीकृत व्यय आय तो है नहीं, तो अपन सीधा चौथा शीर्षक की ओर बढ़ते हैं। पूंजी लाभ दिया है, जिसमें 2 प्रकार की पूंजी लाभ है, एक अल्पकालीन और दूसरा है दीर्घकालीन। तो सबसे पहले अल्पकालीन पूंजी लाभ को प्लस कर लेते हैं, उसके बाद दीर्घकालीन पूंजी लाभ को प्लस कर लेंगे। अल्पकालीन पूंजी लाभ दिया है 15,000 रुपए, दीर्घकालीन पूंजी लाभ दिया है 33,000 रुपए। दोनों को जोड़ने से आ जाएगा आपका 48,000। इसको जोड़ने से आ जाएगा 5,48,000। अब इसमें देखिए अन्य साधनों से आय, अन्य साधनों से आय में फर्स्ट पॉइंट ये सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, ये अन्य साधनों से आय में आता है। सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दिया है 20,000 रुपए। इसके बाद व्यापार से आय ले लिए हैं, पूंजी लाभ आ गया है। भारतीय कंपनी का लाभांश, तो आपको ये तो नियम पता ही है कि भारतीय कंपनी का लाभांश जो होता है वो कर मुक्त होता है, तो इसको लिखे कर मुक्त कर देंगे। भारतीय कंपनी का लाभांश कर मुक्त। फिर दिया है विदेशी कंपनी का लाभांश, विदेशी कंपनी का लाभांश ये तो टैक्सेबल होता है, क्योंकि दूसरी कंपनी का लाभांश मिल रहा है जो कि भारतीय नहीं है। 10,000 रुपए ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30,000 रुपए। इस तरीके से कंपनी की जो कुल आय है, सकल कुल आय बोलेंगे अपन, सकल कुल आय हो जाएगा 5,78,000। 5,78,000। अब देखिए इसमें तो कोई धारा 80C से 80 की कोई भी कटौतियां क्वेश्चन में नहीं दी है, इसलिए यही जो है कंपनी की क्या हो जाएगी, कुल आय कहलाएगी। अब अपने को क्वेश्चन में शुद्ध कर दायित्व की गणना करना है, तो इसके बाद इनके करों की गणना करते हैं। धारा 100 जेबी को ध्यान रखेंगे, 115 जेबी को। शुद्ध कर दायित्व, शुद्ध कर दायित्व में सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ है उस पर 20% टैक्स। दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर, दीर्घकालीन पूंजी लाभ दिया है 33,000 रुपए। 33,000 का 20% आ जाएगा आपका 6,600 रुपए, प्लस शेष आय जितनी भी बचेगी उस पर निकालेंगे 30% टैक्स निकालेंगे। शेष आय बचेगी 5,45,000, इसका 30% हो जाएगा 1,63,500। दोनों को जोड़ेंगे 1,70,100 प्लस 3 पर, देखिए अधिभार तो होगा नहीं क्योंकि 1 करोड़ रुपए से आय अधिक नहीं है, सीधा 30% लगाएंगे एजुकेशन से। 1,70,100 का 3% आ जाएगा 5,103। इसको जोड़ने से आ जाएगा 1,75,203 रुपए। इसका मतलब अप्रोक्स करने पे आ जाएगा 1,75,203। ये अपन ने गणना की है कंपनी के कुल आयों के आधार पर उसके शुद्ध दायित्व की गणना। अब क्वेश्चन में जैसा कि दिया है धारा 115 जेबी के अंतर्गत पुस्तक लाभ है 9 लाख रुपए।
अब धारा 115 जेबी के अंतर्गत इस पुस्तक लाभ पर कंपनी को सीधा देना पड़ेगा 18.5% टैक्स। इस 18.5% टैक्स में आएगा 1,66,500 प्लस 3% एजुकेशन सेस तो लगेगा ही, अगर सरचार्ज है तो सरचार्ज भी लगेगा 4,995। इसको जोड़ने से आ जाएगा 1,71,495। ये अपन ने निकाला फर्म के कुल आय के आधार पर, और ये निकाला पुस्तक लाभ के आधार पर। देखना ये है कि कौन सी कंडीशन में कंपनी को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। ए कंडीशन में 1,75,203, बी में 1,71,495। दोनों में जो अधिक आएगा वो अपने को कर देना पड़ेगा। तो जैसा कि 1,75,000 ऑप्शन ए जो है वो ज्यादा है, इसलिए कंपनी को 1,75,200 रुपए कर के रूप में क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। मतलब इनकी कर दायित्व तो कितना आएगा, 1,75,200। अगर बी ऑप्शन ज्यादा आता तो कंपनी को क्या करना पड़ता, धारा 115 जेबी के अंतर्गत जो है मैक्सिमम 18.5% कर कंपनी को देना ही पड़ता है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि कंपनी के कर दायित्व तो कितना आएगा, 1,75,200 रुपए। और क्वेश्चन में शुद्ध कर दायित्व निकालने के लिए बोला है, तो अपन ने अभी सकल कर दायित्व निकाला है। शुद्ध कर दायित्व करने के लिए इसमें अग्रिम कर माइनस करेंगे और टीडीएस मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उद्गम स्थान पर कर की कटौती माइनस करने से क्या निकलता है, शुद्ध कर दायित्व। तो चूंकि क्वेश्चन में जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती किसी पर हुई नहीं है, लाभांश दिया है, लाभांश पर होती नहीं है उद्गम स्थान पर कर की कटौती, और सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर भी नहीं होती है। तो इसलिए सकल कर दायित्व भी यही कहलाएगा और शुद्ध कर दायित्व भी यही कहलाएगा। तो इस प्रकार से 1,75,200 रुपये कर देना पड़ेगा। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर आज का समझ आया हो और आप आसानी से इस तरीके से कंपनी के कुल आय की गणना कर सकते हैं। थैंक यू।